Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। क्या वो सॉल्यूशंस हैं हमारी हंगर प्रॉब्लम की, तो इसी के बारे में जानेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि हंगर प्रॉब्लम या हंगर क्राइसिस के पीछे मेन दो रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो सबसे बड़ा रीज़न तो वही है। और दूसरा हमारी लैंड है वो डिग्रेड होती जा रही है, बिकॉज हम उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ख़राब हो रही हैं और डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है। चलो देखते हैं इसको कि ये कितने फ़ायदेमंद है और कितने नुकसानदायक हैं। हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है कि ये प्रूडेंट है या नहीं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। जीएम क्रॉप ये सॉल्यूशन है हमारी हंगर प्रॉब्लम का या नहीं है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसको जानेंगे। जीएम क्रॉप के बारे में बताएंगे, हंगर प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे इंडिया के अंदर, और ये भी बताएंगे कि ये कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक है, मतलब कि इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। ये जीएस पेपर 3 के अंदर पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेजर क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, और इंडिया के अलग अलग भागों में यही इसकी हेडिंग्स हो सकती हैं। इंट्रोडक्शन क्या देंगे, शुरुआत में हम कुछ डेटा को डिस्कस करते हैं। 811 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि हंग्री हो रहे हैं, हर रोज़ भूखे रह रहे हैं, और लगभग 2 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि मेलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको रिलीज़ किया गया है, जिसके अंदर इंडिया की रैंक है वो 94 थी 107 कंट्रीज़ के अंदर। हम लास्ट से टॉप कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के अंदर ये दिखाता है कि हंगर क्राइसिस, हंगर प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। हमारे देश की 14% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अंडर न्यूट्रिस्ड है। इसी रेशियो को रिसॉल्व करने के लिए रिसेंट टाइम में जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही आगे से निकल कर आ रही है, जो कि हमारी हंगर प्रॉब्लम के लिए कहा जा रहा है कि रामबाण हो सकती है, जिसकी वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि जीन डिसऑर्डर है, फूड सिक्योरिटी है, डिजीज़ है, या फिर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है। इसको प्रोज देख लेते हैं, इसके क्या क्या होंगे इसके फ़ायदे। इसका रिजल्ट होगा कि ये इंक्रीज़ होगी हमारी हील्ड, या हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, फूड प्रोडक्शन लिमिट कर देगा। हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं उनको कम कर देगा, जैसे कि बीटी ब्रिंजल है उसके अंदर पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है, पेस्टिसाइड्स हैं वो, और हर्बिसाइड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है DM11 के अंदर। फिर इसके साथ साथ हम और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन अवेलेबल करवा सकते हैं क्रॉप्स के अंदर, जैसे कि राइसेस हैं, जो चावल होते हैं वो आयरन रिच ला सकते हैं। विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है गोल्डन राइस के अंदर। विटामिन और मिनरल है वो मेज मक्का होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात कर रही हूँ मैं। आयरन और जिंक रिच जो हमारे गेहूँ हैं वो मिलते हैं। रिड्यूस हो जाती है हमारी इनपुट कॉस्ट, इसकी वजह से ज़्यादा इनकम है वो फूड की ऊपर मिल जाती है किसान उसके ऊपर कम इनकम स्पेंड करता है और ज़्यादा पाता है। फिर क्रॉप है वो रेजिडेंट बन जाती हैं और एबायोटिक हो जाती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट स्ट्रेस नहीं हो पाता और क्लाइमेट चेंज को भी रोक पाती हैं। ये सभी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फूड सिक्योरिटी और जैसे कि हमारी पॉवर्टी, हंगर और न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की हेल्प करेगी। लेकिन दूसरी तरफ इथिकल और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी इशू भी हो सकते हैं जीएम क्रॉप को यूज़ करने से। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या होंगे। हम इन्हें इसके नुकसान या फिर कौन भी लिख सकते हैं। हमारे पास हो सकता है कि फूड इनफ हो जाए, प्रोड्यूस कर पाएँ हम, लेकिन इशू क्या होगा, उसकी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो महंगा हो जाएगा, बिकॉज जीएम क्रॉप्स हैं वो, तो उसके ऊपर खर्चा भी ज़्यादा लगेगा ना। सेलुलर और मॉलिकुलर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, तो उसको भी हमने अंडरस्टैंड नहीं किया है। कोई भी साइंटिफिक स्टडी निकल कर नहीं आई है अभी तक जो कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे ये बताएं हमें। फिर इसकी वजह से जो भी चेंजेस होंगे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, ह्यूमन हेल्थ के अंदर, वेल्थ के अंदर, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, या फिर वाइल्ड लाइफ या फिर इकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उसे बदल नहीं पाएंगे बाद में। कंट्रीज़ के पास में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी नहीं है ऐसे रिलेटेड। लोकल वेराइटीज़ हैं वो हो सकता है कि वो जो जीएम की क्रॉप है उनके लिए सूटेबल नहीं हो सकता है जीएम क्रॉप है वो सूटेबल ना हो लोकल वेराइटीज़ के लिए, तो इस वजह से हम उनको भी पूरी तरह से खो सकते हैं। फिर इनको एक ही बीज को हम काफ़ी बार क्या देखते हैं हमारे गांव में, तो हम ऐसे करते ही हैं, जैसे कि क्या करते हैं कि जिस हेक्टेयर से हमने गेहूँ निकाले हैं उनको उस हेक्टेयर के बजाय दूसरे हेक्टेयर के अंदर अगर उसमें उगाते हैं तो वो उसके अंदर उग जाते हैं। सेम हेक्टेयर के अंदर प्रॉब्लम होती है, बहुत कम उगते हैं, लेकिन अगर दूसरे के अंदर उगाते हैं तो वो उग जाते हैं। तो हम अपने घर की जो बीज होते हैं उनको यूज़ कर पाते हैं, लेकिन जो जीएम क्रॉप की जो सीड्स होंगे उनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। फार्मर्स हो सकता है कि कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाए उनको बीज लेने के लिए। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनको जीएम क्रॉप को इंट्रोड्यूस करने से पहले, ताकि हम हंगर जैसी और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनको अचीव कर पाएँ, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो कि ज़ीरो हंगर है उसको भी अचीव कर पाएँ।
तब तक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको अपना ध्यान देना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं फाइट करने के लिए हंगर और अंडर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, मिड डे मील स्कीम है, फूड सिक्योरिटी बिल 2013 है, जिसके थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया जाता है, मतलब कि खाना प्रोवाइड किया जाता है, लोगों को अनाज प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड, जैसे कि दूध का रेवोल्यूशन आया था, दूध क्रांति बोलते हैं उसको। और फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी है, इंक्रीज़ करनी होगी हमें फार्मर्स के जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि हर साल क्या होते हैं 6,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को सरकार की तरफ से, तो उनको भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और सब्सिडीज़ भी देने की ज़रूरत है काफ़ी सारी मशीनरीज़ के ऊपर, सीड्स के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर। हमें चीप और इफेक्टिव अप्रोच अपनानी होगी ताकि हम अंडर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। हालांकि रिसेंटली एक रिपोर्ट के अंदर मैंने पढ़ा था कि जो फोर्टिफिकेशन करते हैं हम फूड का, मतलब कि उसके अंदर फूड की प्रोसेसिंग होने के बाद में जो न्यूट्रिशन ऐड करते हैं वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। मे बी वो स्टडी है वो अच्छे से नहीं हुई है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो वो फ्यूचर में हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें अभी उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ हमें इसके रिगार्डिंग जो भी लॉज होते हैं उनको भी बनाने की ज़रूरत है। फिर कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब का। न्यूक्लियर से हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराकर हम जिंदगियां भी बर्बाद कर सकते हैं, जैसे कि जापान के अंदर हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर 6 और 9 अगस्त को डाले गए थे यहाँ पे बॉम्ब। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को ही बताया है, तो इसके ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करना चाहिए, मतलब उसका अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए और उसकी नेसेसिटीज़ को और यूजफुलनेस को दोनों को ही ध्यान में रखना चाहिए हंगर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। और सफिशिएंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज हम उसके रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं बनाएंगे तो फ्यूचर में अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको भी टैकल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कम्प्लीटली रेगुलेट करना चाहिए इसकी लाइफ साइकिल को। आपका क्या मानना है और आप इसके अंदर क्या ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय भारत।